नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन हैमरेज के बारे में। दोस्तों, ब्रेन हैमरेज एक तरह का मानसिक दौरा यानी कि स्ट्रोक होता है और ये दिमाग में धमनी के फटने के कारण होता है, जिससे कि आसपास के ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ में ब्लीडिंग हो जाता है। दोस्तों, धमनी यानी कि आर्टरी जो कि दिल से शरीर के बाकी हिस्सों तक खून पहुंचाने वाली नलियां होती है। ब्रेन हेमरेज से होने वाला ब्लीडिंग दिमाग की कोशिकाओं का नाश कर देता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं का नाश कर देता है। मनुष्य का दिमाग खोपड़ी के अंदर होता है। दिमाग से खून बहने के कारण खोपड़ी और दिमाग के बीच में दबाव पैदा होता है, जो कि दिमाग के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है। और दिमाग में जब किसी रक्त वाहिका के फटने के कारण खून बहता है तो उसे हेमरेज स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन हेमरेज हाई बीपी, अत्यंत कमजोर रक्त वाहिकाएं जिनसे कि खून बहता हो, दवाई का दुरुपयोग और ट्रोमा यानी कि गंभीर चोट के कारण होता है। जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज हुआ है उन्हें स्ट्रोक के जैसे ही लक्षण होते हैं और साथ ही शरीर के एक हिस्से में कमजोरी, बोलने में परेशानी या शरीर का शून्य पड़ना महसूस हो सकता है। दैनिक कार्य करने में परेशानी होना, जैसे कि चलते चलते गिर जाना, भी ब्रेन हेमरेज का एक लक्षण है। और ब्रेन हेमरेज एक जानलेवा अवस्था है और इसका तुरंत इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम बात करते हैं ब्रेन हेमरेज के प्रकारों की, यानी कि ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, दिमाग से खून बहने वाले हिस्से के आधार पर इसका प्रकार जो है वो निर्भर करता है। जैसे कि पहला प्रकार है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, यानी कि दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होना। दूसरा प्रकार है सब एरेकेनॉइड हेमरेज, यानी कि दिमाग और उसे सुरक्षित करने वाली जो झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में ब्लीडिंग होना। तीसरा इसका प्रकार है सब ड्यूरल हेमरेज, यानी कि ड्यूरा की निचली सतह और दिमाग के ऊपरी हिस्से के बीच में ब्लीडिंग होना। दोस्तों, ड्यूरा जो है वो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास की एक झिल्ली होती है। और चौथा इसका प्रकार है एपिड्यूरल हेमरेज, यानी कि खोपड़ी और दिमाग के बीच में ब्लीडिंग होना। दोस्तों, इसके लक्षणों की बात करें तो ब्रेन हेमरेज के कई लक्षण हो सकते हैं और ब्रेन हेमरेज के लक्षण जो है वो निर्भर करते हैं कि ब्लीडिंग दिमाग के किस हिस्से में हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है और इससे कितने ऊतकों का नाश हुआ है। ब्रेन हेमरेज के लक्षण ब्लीडिंग के तुरंत बाद ही या कुछ समय बाद बनते हैं और ये या तो एकदम से दिख जाते हैं या फिर धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि एकदम से सर में बहुत तेज़ दर्द उठना, दौरे पड़ना जो कि आज से पहले कभी हुआ ना हो, बाजू या फिर टांग में कमजोरी महसूस होना, उल्टी आना, सुस्ती महसूस होना, देखने की क्षमता में बदलाव आना, शरीर का कोई हिस्सा सुन्न पड़ जाना, बोलने और समझने में परेशानी होना, मुंह से कुछ निगलने में परेशानी होना, लिखने और पढ़ने में परेशानी होना, हाथों की मांसपेशियों का आपस में समन्वय बिगड़ जाना जिससे कि हाथ कांपने लगें, शरीर के अंगों में समन्वय न रहना, सर का चकराना जिससे कि आप ठीक से खड़े या बैठ न पा रहे हों, स्वाद का ढंग से पता न चल पाना या फिर बेहोशी महसूस होना। तो अगर आपको ये जो सारे लक्षण हैं अगर महसूस होते हैं या इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है या फिर दिखाई पड़ते हैं तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। लेकिन याद रखें कि जरूरी नहीं है कि इनमें से किसी भी लक्षण के पाए जाने पर आपको ब्रेन हेमरेज ही है, क्योंकि इनमें से कई लक्षण ऐसे जो किसी अन्य बीमारी के भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक जानलेवा अवस्था है। लक्षण दिखने पर तुरंत फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाएं या सीधा डॉक्टर के पास जाएं। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि दिमाग से जो ये ब्लीडिंग होती है ये क्यों होती है। तो दोस्तों, ब्रेन हेमरेज के कई कारण होते हैं और कई जोखिम कारक हैं। उनमें से सबसे सामान्य कारणों की बात करें तो सबसे पहला है सर में तेज चोट लगना। 50 से छोटी उम्र के लोगों में चोट लगना ब्रेन हेमरेज का सबसे आम कारण होता है। दूसरा कारण है हाई बीपी, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई बीपी जो है वो एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। समय के साथ ये रक्त वाहिकाओं को कमज़ोर बना देती है और अगर हाई बीपी का समय पर इलाज ना कराया जाए तो ये ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण बन सकता है। तीसरा कारण है दोस्तों एन्यूरिज्म, यानी कि आर्टरी का बाहरी हिस्सा कमज़ोर होने से आर्टरी यानी कि धमनी सूजना शुरू हो जाती है, जिससे हम एन्यूरिज्म कहते हैं और इससे आर्टरी फट के ब्लीडिंग कर सकती है जिससे कि मानसिक दौरा पड़ सकता है। उसके बाद जो एक कारण है वो है आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशन या आर्टरियोवेनस असामान्यता, जिसे हम AVM भी कहते हैं। ये एक ऐसी असामान्यता है जिसमें दिमाग की जो आर्टरी है यानी कि धमनी और जो नसें होती है जो कि दिमाग से बिना ऑक्सीजन का खून दिल तक वापस पहुंचाती है, तो इन आर्टरी और नसों जो होती है वो खून को दिल या दिमाग तक ना पहुंचाकर बीच में ही एक गुच्छा बना लेती है और इससे दिमाग की रक्त वाहिकाएं भी कमज़ोर हो जाती हैं। जन्म से ही रक्त वाहिकाएं कमज़ोर हो सकती है जिनका पता कुछ लक्षण दिखने पर ही चल सकता है।
उसके बाद जो इसका एक और कारण है अमाइलॉइड एंजियोपैथी। तो ये रक्त वाहिकाओं का एक ऐसा विकार होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे कि उनमें प्रोटीन भारी मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ये विकार बढ़ती उम्र के साथ या फिर हाई बीपी होने के कारण होता है। ज़्यादा ब्लीडिंग होने से पहले कभी कम ब्लीडिंग भी हो सकता है जिन पर ध्यान न दिया हो। उसके बाद जो एक कारण है शरीर से ब्लीडिंग के विकार, यानी कि हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया होने के कारण शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ लिवर के रोग हैं तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण लिवर में बीमारियां हो सकती है और दिमाग में होने वाला ट्यूमर भी दिमाग में होने वाली ब्लीडिंग का कारण हो सकता है, जिससे कि ब्रेन हेमरेज होता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या ब्रेन हेमरेज से बचा जा सकता है। दोस्तों ज़्यादातर होने वाले ब्रेन हेमरेज का कारण कुछ मुख्य जोखिम कारक होते हैं। ब्रेन हेमरेज होने की संभावना आप कुछ तरीकों से कम कर सकते हैं, जैसे कि हाई बीपी का इलाज कराएं। देखा गया है कि 80% सेरेब्रल हेमरेज के मरीजों को हाई बीपी की समस्या थी। संतुलित आहार का सेवन करके, रोज व्यायाम करके और मेडिटेशन करके आप अपना बीपी संतुलित रख सकते हैं या कर सकते हैं। धूम्रपान ना करें, ड्रग्स का सेवन ना करें। कोकेन से दिमाग में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ सकती है। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें। हेलमेट पहनने से आप सिर पर चोट लगने से बच सकते हैं। सर्जरी की सहायता लें। अगर आपको एन्यूरिज्म की समस्या है तो वो सर्जरी से ठीक हो सकती है और इससे आप ब्लीडिंग की समस्या से बच सकते हैं। साथ ही साथ जो वारफारिन दवा है वो लेते समय ध्यान रखें। वारफारिन दवा जो होती है उसको लेने के दौरान डॉक्टर से अपने रक्त के स्तर का नियमित चेकअप कराते रहें। अब दोस्तों बात करते हैं कि ब्रेन हेमरेज की जांच कैसे की जाती है। दोस्तों ब्रेन हेमरेज की जांच करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कुछ मरीजों में इसके शारीरिक लक्षण नहीं दिखते हैं। दिमाग के कौन से हिस्से में ब्लीडिंग हो रहा है ये जानने के लिए डॉक्टर को कुछ जांच करनी पड़ती है। अगर किसी तरह का स्ट्रोक होने के लक्षण लगते हैं तो तुरंत जांच कराना जरूरी है। जांच कराने पर किसी दिमागी चोट का पता चल सकता है। शरीर में कमजोरी, ढंग से ना बोल पाना और शरीर का सुन्न पड़ना दिमागी चोट के लक्षण हो सकते हैं। मरीज की अवस्था को देखकर जो डॉक्टर है वो कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आम रूप से रेडियोलॉजी जांच करना जरूरी है, जैसे कि सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन से दिमाग में ब्लीडिंग होने वाले हिस्से के बारे में पता चलता है। अगर दिमाग के अंदर या इर्द गिर्द ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसका कारण जानने के लिए आगे के टेस्ट किए जाते हैं। आगे के टेस्ट करना लाभदायक है क्योंकि इससे दिमाग में होने वाली असामान्य रक्त वाहिकाओं के बारे में पता चल सकता है और निदान के अगले चरण के बारे में पता चल सकता है। और कुछ मामलों में स्पाइनल टैप का इस्तेमाल किया जाता है और इस टेस्ट में रीढ़ की हड्डी में सुई डालकर एक तरल पदार्थ निकाला जाता है जिसे जांचने पर ब्लीडिंग होने के सबूत की पुष्टि कर सकते हैं और ये तकनीक निश्चित कर देती है कि रोगी को ब्रेन हेमरेज है या फिर नहीं। दोस्तों हम जानेंगे कि ब्रेन हेमरेज का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। दोस्तों जिन लोगों के दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुआ हो उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन हेमरेज का इलाज करते समय उनके बीपी और सांस लेने की प्रतिक्रिया को स्थिर किया जाता है। दिमाग और शरीर के अन्य अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मरीज बेहोश हो तो उसकी नसों में सुइयां डालकर उसे दवाइयां और खाना दिया जाता है। दिल की धड़कन, ब्लड ऑक्सीजन स्तर और खोपड़ी के अंदर के दबाव को समय समय पर जांचना पड़ता है। रोगी की हालत स्थिर करने के बाद उसके ब्लीडिंग को जांचने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। रोगी को जल्दी से स्थिर करना पड़ता है और ब्लीडिंग को जांचने की प्रक्रिया भी जल्दी ही शुरू की जाती है ताकि रोगी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और हेमरेज का आकार और वो दिमाग के किस हिस्से में हुआ है ये पता करने के बाद ही सर्जरी करने का और कैसे करने का निर्णय लिया जाता है। हर इंट्राक्रेनियल हेमरेज वाले रोगी की सर्जरी करना जरूरी नहीं है। दवाइयों से भी हेमरेज के आसपास की सूजन कम की जा सकती है, बीपी को स्थिर किया जा सकता है और दौरे पड़ना रोका जा सकता है। अगर रोगी होश में है तो उसे दर्द कम करने वाली दवाइयों की ज़रूरत होती है। दोस्तों बात करें कि क्या ब्रेन हेमरेज से रिकवर कर पाना मुमकिन है। दोस्तों ब्रेन हेमरेज से रिकवर कर पाना मुमकिन है पर उसके लिए सही इलाज बहुत ज़रूरी है। पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन एक मनुष्य की सेहत सुधारने के लिए मुख्य रूप से ज़रूरी है। और पुनर्वास जो इलाज होता है उनमें कुछ चीज़ें आती है जैसे कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाएं जिससे कि एक और हेमरेज आने का खतरा ना रहे। और अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके लिए इनमें से क्या उपयोगी होगा। और बात करें कि ब्रेन हेमरेज के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ब्रेन हेमरेज के बाद कुछ जटिलताएं आ सकती हैं। ब्लीडिंग की वजह से तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाकी अंगों से समन्वय नहीं कर पाती जिससे उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। याददाश्त खोना, बोलने की क्षमता कम होना और शारीरिक अंगों के हिलने डुलने में प्रभाव पड़ना।
दिमाग के जिस हिस्से पर प्रभाव पड़ा है उससे कुछ उम्र भर रहने वाली जटिलताएं भी हो सकती है, जैसे कि लकवा मार जाना, शरीर का कोई अंग सुन्न पड़ जाना या उसमें कमजोरी आना, खाना निगलने में परेशानी होना, आंखों की रोशनी कम होना, बोलने और शब्द समझने में परेशानी होना, चीज़ों को लेकर उलझन या याददाश्त का खोना, या फिर शारीरिक हाव-भाव में बदलाव या भावनात्मक परेशानियां होना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।